आज हम लोग वापस से बात करेंगे जो युवल नोह हरारी की पुस्तक है। इसके 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी, इसके तीसरे अध्याय के बारे में, जो अध्याय है स्वतंत्रता से संबंधित। इसका ये कहना है कि मनुष्य की स्वतंत्रता के बारे में बातचीत उदारवाद के आने के बाद शुरू हुई, क्योंकि मध्य युग तक तो ये माना जाता था कि मनुष्य जो कार्य करता है, जो निर्णय लेता है, वो ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप लेता है, और उसे ईश्वर की आज्ञा मालूम नहीं है तो वो चर्च या दूसरे जो धार्मिक संस्थान है या धार्मिक व्यक्ति हैं उनकी सलाह से लेता है। 17वीं 18वीं शताब्दी में जब एनलाइटनमेंट आया, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, और ये डिस्कवरी की गई कि मनुष्य का विवेक इतना है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, दुनिया के निर्णय भी ले सकता है और खुद के निर्णय भी ले सकता है, तो व्यक्ति के स्वतंत्रता की धारणा आरंभ होती है। ये स्वतंत्रता की धारणा उदारवाद का आधार बनी, और जो प्रजातंत्र का आधार भी यही बनी कि हर व्यक्ति एक वोट दे सकता है और वो स्वतंत्र है ये सोचने के लिए कि वोट कैसे दिया जाए, किसको दिया जाए, और हर व्यक्ति में सामर्थ्य है कि वोट कैसे दिया जाए, किसको दिया जाए। अब तक हम ये मानते थे कि ये प्रजातंत्र की ये जो व्यवस्था है ये मनुष्य के विवेक पर आधारित है, लेकिन हरारी का ये कहना है, और वो प्रैक्टिकली हम देखें तो सही भी कहना है, कि ये जो प्रजातंत्र है इसका आधार विवेक नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का आधार विवेक नहीं है, वो है फीलिंग, या आप क्या महसूस करते हो उसके आधार पर वोट दिए जाते हैं। और रेफरेंडम हो तब भी क्या महसूस करते हो, और चुनाव में वोट देते समय भी आप क्या महसूस करते हो, ये स्वतंत्रता आपको है। हर व्यक्ति इस सामर्थ्य में समान है कि वो क्या महसूस करता है, न कि विवेक में। क्योंकि विवेक में हम जानते हैं कि कई लोग इंटेलिजेंट होते हैं, कई लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, कईयों के पास बहुत प्रकार की नॉलेज होती है, किसी के पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। लेकिन वोट देते समय हम कहते हैं सब समान है। तो वो समानता का आधार क्या है? वो समानता का आधार है फीलिंग। जैसे अभी ब्रेक्सिट हुआ था इंग्लैंड में कुछ वर्ष पहले, तब वहां पर ये बात उठी थी कि भाई जो प्रधानमंत्री थे कैमरन, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड को यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसका निर्णय कैसे हो। तो इसके लिए न तो वो क्वीन के पास गए, न उन्होंने पार्लियामेंट में किसी से पूछा, न मंत्रिमंडल से सलाह ली। उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इसका निर्णय जनता कर सकती है। इसलिए जनता के से एक सवाल पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं। हालांकि पूछा तो ये गया था क्या सोचते हैं, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ ये था कि आप क्या फील करते हैं कि इंग्लैंड को इसके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। अब एक बायोलॉजिस्ट हैं, फिलोसोफर रिचर्ड डॉकिंस, उन्होंने ये कहा कि साहब ये हमसे क्यों पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन के साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें न तो इकोनॉमी का ज्ञान है, न हमें कोई पॉलिटिक्स का ज्ञान है। तो हमारे न हजारों लाखों लोग हैं इंग्लैंड में जिन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, उसको नहीं सोच सकते हैं। तो मैं भी नहीं सोच सकता, तो मेरे से क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वो कहते हैं कि इसका आप क्या फील करते हो, क्या सोचते हो, नहीं आपको क्या महसूस होता है कि अलग रहने से ठीक रहेगा नहीं रहेगा। सिर्फ इस फीलिंग पर रेफरेंडम किया गया। आप जानते हैं केजरीवाल दिल्ली में जब जीते तो उसके कुछ दिनों पूर्व, पहली बार जब जीते थे उससे कुछ 6 महीने 8 साल भर पहले, जब वो आंदोलन कर रहे थे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से पूछा गया था कि केजरीवाल के बारे में आपके क्या विचार है। तो उन्होंने कहा था कि हु इज केजरीवाल। लेकिन 6 महीने साल भर में वो इतना महत्वपूर्ण बन गया कि उसने एक चुनाव जीता, फिर दूसरा जीता, तीसरा जीता, लगातार चुनाव जीतने के बाद कुर्सी छोड़ दी, फिर भी तो 70 में से 67 सीट्स लेके आ गए। तब मैडम ने कहा, शीला दीक्षित जी ने, उन्होंने कहा कि आई थिंक केजरीवाल हैज कॉट द इमेजिनेशन ऑफ पीपल ऑफ दिल्ली। यानी केजरीवाल ने जनता के मन में एक जगह बना ली, उनकी जनता की फीलिंग ये है कि भाई ये आदमी सही है। अभी इसका कोई रीजन नहीं है, रेशनलिटी, हर आदमी बराबर तरह के नहीं सोच सकता। अमीर ने भी वोट दिए, गरीब ने भी वोट दिए, क्यों सबने वोट दिए? क्योंकि उनका ऐसा फीलिंग थी। इसलिए चुनाव के बारे में कहा जाता है कि चुनाव नीतियों से नहीं होते। अभी चुनाव होने वाले हैं,
तो चुनाव में हर सरकार जो होती है वह सब तरह के प्रयास करती है वोटों को लेने के लिए। वो बहुत सी नई नई योजनाएं बनाएगी, लोगों को लाभ देगी, सब तरह के काम करेगी, लेकिन अंत में लोग क्या फील करते हैं उस पे चुनाव होता है, जिसे कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस की भाषा में व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ पीपल अबाउट द गवर्नमेंट। वो परसेप्शन कैसे बनता है? वो परसेप्शन इंट्यूशन से नहीं बनता, जो ये बात कह रहा है हरारी ने ये बात कही है कि ये जो फीलिंग बनती है, ये फीलिंग किसी इंट्यूशन से या रीजन से नहीं बनती, ये कैलकुलेशन से बनती है। कैलकुलेशन यानी मनुष्य के दिल में या मस्तिष्क में, दिल में तो कुछ नहीं होता, मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में कोई भी घटना, कोई चीज जो होती है, जो घटनाएं चारों तरफ होती है, उसका निरंतर प्रोसेसिंग होती रहती है, और उस प्रोसेसिंग में वह तुरंत एक भावना डेवलप होती है, फीलिंग डेवलप हो जाती है उस प्रोसेसिंग के बहुत से जो डेटा कलेक्ट होते हैं उससे। तो इट इज एल्गोरिथम मूलतः जो ह्यूमंस बायोलॉजी में है। लेकिन ये एल्गोरिथम उसको बताता है कि कैसे निर्णय लेना है, फीलिंग पर आधारित होकर, और वो फ्री विल है, जिसे हम फ्री विल कहते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये विल फ्री होती है, नहीं होती है, ये एक दूसरा विषय है। क्योंकि ये स्वतंत्रता, हम मानते हैं कि हमारी स्वतंत्रता है, हमने जो निर्णय लिया वो हमारे कहने से लिया है, हमने अपने आप सोचकर लिया है, किसी दूसरे के कहने से नहीं लिया है। लेकिन बहुत से विचारक हैं जो नए, उन्होंने कहा है कि ये फ्री विल इज ए मिथ। इसके दो कारण है। एक तो अभी ये तय नहीं है कि दुनिया में कि हमारा जो लाइफ है वो डिटरमाइंड है या फ्री है, यानी भविष्य में क्या होने वाला है ये पहले से तय है या नहीं है। हम जो हिंदू हैं अधिकतर वो तो मानते हैं तय है, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और मानते कर्मों के सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि हमारे जैसे कर्म होंगे वैसे ही हमारे भविष्य बनेगा। इसलिए जैसा हम आज कर्म कर रहे हैं वैसा भविष्य हमारा तय है कि कैसे होगा। लेकिन जो आज हम निर्णय ले रहे हैं वो सही है या गलत है, या वो किस पर आधारित है, ये मैं बता नहीं है। एक विचारक है सैम हैरिस। ये सैम हैरिस ने, एथिस्ट है ये, और इन्होंने फ्री विल पुस्तक लिखी, बहुत छोटी सी, बहुत पॉपुलर हुई है और कंट्रोवर्शियल है बहुत। इसमें इन्होंने फ्री विल के बारे में लिखा है कि आइदर आवर विल्स आर डिटरमाइंड बाय आवर प्रायर कॉजेस एंड वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर देम, और दे आर द प्रोडक्ट ऑफ चांस एंड वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर देम। तो या तो पहले से तय कुछ बहुत सी बातें हैं जिससे हम निर्णय लेते हैं, या चांस से निर्णय लिया जाता है, हमें पता नहीं होता कैसे निर्णय लिया जाए। हरारी ये बताने का प्रयास कर रहा है कि ये जो निर्णय हम कैलकुलेशन के आधार पर फ्री विल से लेते हैं, फीलिंग्स से जो निर्णय लेते हैं, उसको एक बहुत बड़ा खतरा सामने आने वाला है। क्या कि मध्य युग में तो हम निर्णय लेने के लिए हमें ज्यादा परेशानी नहीं थी, क्योंकि जो राजा कहता था या जो चर्च कहता था उससे हम निर्णय लेते थे। बाद में हम स्वयं ने निर्णय लेना शुरू किया तो फ्री विल या फीलिंग की बात आई कि हम किसको चुनाव में वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, राजा हम चुनेंगे, प्रधानमंत्री हम चुनेंगे। और हम डेटा को, जो हमारे पास निरंतर डेटा इकट्ठा होता था, उसको हम कैलकुलेट करके और हमारी फीलिंग उसमें बन जाती थी। अब खतरा ये आ रहा है कि एआई के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से एक नए प्रकार के एल्गोरिथम बन रहा है जो मशीनों में लागू हो रहा है, और वो मशीन धीरे धीरे मनुष्य के बारे में निर्णय ले रही है, क्योंकि उसको मनुष्य के बारे में डेटा ज्यादा मिलता जा रहा है। ये बायोलॉजी में तो आ ही चुका है। हम जानते हैं कि आज हम कोई भी डॉक्टर के पास जाएं टेस्ट कराने, तो वो सबसे कुछ दिखाने तो सबसे पहले कहेगा टेस्ट करके आओ, फिर टेस्ट के रिजल्ट्स के आधार पर वो तय करेगा कि हमारा क्या इलाज करना है। इसका कहना है कि 2050 तक तो ऐसी स्थिति आने वाली है कि ऐसे एल्गोरिथम बन जाएंगे जो हमारी बायोलॉजी में, हमारी हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ जाएंगे, हमारे बॉस से जुड़ जाएंगे, हमारा डेटा निरंतर फीड उसमें होता रहेगा, और हमको जो बाहर के साइन बीमारी के आए और हमको महसूस हो, उससे पहले वो मशीन डिटेक्ट कर लेगी कि आपको कैंसर होने वाला है, या आप में कैंसर के 10 जो हैं वो जो 10 प्रकार के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सेल्स हैं, वो डेवलप हो चुके हैं और इसलिए अभी इसका इलाज करना जरूरी है, आपको भी महसूस नहीं हो रहा। आज भी हम देखते हैं ऐसी बीमारियां होती कई
कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है हमको तो महसूस नहीं हुआ, आपका तो कैंसर बहुत ही सेकंड स्टेज पे है, थर्ड स्टेज पर है, जबकि उससे पहले हमको कोई महसूस नहीं होता। तो डिमेंशिया हमको महसूस नहीं होता, एक दिन मालूम पड़ता है धीरे धीरे हमको डिमेंशिया हो गया। तो अब ऐसा एल्गोरिथम बन रहा है और उसका बहुत कुछ हद तक हम सफल होते जा रहे हैं बनाने में, जिसमें हमारी बॉडी के बारे में हमारे से ज्यादा मशीन को मालूम होगा। आज भी हम देखते हैं धीरे धीरे, जैसे आजकल वॉच बन गई है, एप्पल वॉच है, कि हम कितना चले, उसमें उससे कितनी हमारी कैलोरी कम हुई, हमारी धड़कन क्या है, हमारे बीपी कैसा है, ये सब हमको मशीन बता देती है। हमसे ज्यादा मशीन को पता है और उसको देख के आप मालूम कर सकते हो भाई हमारी बीपी हाई हो गया, बीपी कम हो गया। तो बायोलॉजिकली स्पीकिंग हमारी डेटा, हमारे शरीर का डेटा, हमारे शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये मशीन के पास आता जा रहा है। इसलिए 2050 तक आते आते वो मशीन आपको पहले से बता देगी कि आज आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है। अब आप कहोगे साहब वो, और वो इंडिकेट कर देगी आपको कि आपको जुकाम होने वाला है, कि आपको बुखार होने वाला है, कि आपके में कैंसर के ये 10 सेल्स डेवलप हो चुके हैं, इसलिए आप तुरंत जांच कराइए। और हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे, और हम जैसे बहुत से नोटिफिकेशन आते हैं आजकल भी, तो जैसे एंटीवायरस कंप्यूटर में आता था हम उस पर ध्यान नहीं देते, तो वैसे नोटिफिकेशन बहुत से आते रहते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो वो नोटिफिकेशन जो है वो आपके बॉस को भेज देंगे या आपके हेल्थ इंश्योरेंस को भेज देंगे। उनकी तरफ से वार्निंग आएगी कि भैया आप, ये आपके पास इस प्रकार का इंडिकेशन नोटिफिकेशन आया है तो आप इसका इलाज कराइए, वरना हम आपकी कैंसिल कर देंगे हेल्थ इंश्योरेंस। बॉस आपको कहेगा भैया आपको रखेंगे नहीं, हम आप बीमार होने वाले हो 10 दिन बाद, हम आपको क्यों रखें, आप जाके इलाज कराइए। तो हमारा जीवन एल्गोरिथम जो ये एआई आ रहा है, इससे नियंत्रण होने वाला है हमारे बायोलॉजिकल। अब सिर्फ यही नहीं है, वो कह रहा है खतरा ये भी है कि दूसरे निर्णय जो है वो भी इससे प्रभावित होने वाला है। ये तो शरीर का ही हुआ, अब हमको निर्णय लेना कि किस जगह पर हमको एडमिशन लेना चाहिए, बच्चे को कहाँ एडमिशन कराएं। तो वो बच्चे का बचपन पैदा हुआ जब से बड़ा हुआ जब तक, तब तक का सारा उसका डेटा मशीन के पास होगा कि वो कौन सी फिल्में पसंद करता है, वो क्या चीज पसंद करता है, कौन सी तरह की कविता पसंद करता है, किन लोगों के साथ जाना पसंद करता है, उसको गुस्सा कब आता है, उसको प्रेम कब होता है, उसको घृणा कब उत्पन्न होती है, भाव कब, ये सब सारी भावनाएं चूंकि कैलकुलेशन पर आधारित है, और कैलकुलेशन को देखना एल्गोरिथम मशीन ज्यादा अच्छे प्रकार से कर पाएगी मनुष्य के स्वयं के। तो वो जब 18 साल का होगा बच्चा और उसको एडमिशन किस में देना है तो मशीन बताएगी किसको एडमिशन, इसमें आजकल भी होने लग गए टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, कि ये किसमें इसकी रुचि है। आज बहुत स्टार्टिंग फेज है ये, जब हमको पता नहीं होता बच्चे को कहाँ पर एडमिशन कराएं, तो हम कहते हैं भाई इसकी साइकोलॉजिकल टेस्ट लेके देखेंगे कि भाई ये कौन से, ये आर्ट्स में जाना चाहता है, साइंस में जाना चाहता है, कि इंजीनियरिंग करना चाहता है। उसको देख के हम कोशिश करते हैं, फिर बाद में हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, मशीन ही बता देगी कि बच्चा इस दिशा में जा रहा है। जैसे आज बता देती मशीन है, नेटफ्लिक्स बता देता है कि हमको कौन सी फिल्में पसंद है, वही फिल्में बताता है बार बार कि ये नई फिल्म आपकी रुचि की आ गई है। या अमेजोन बता देता है कौन सी किताबें पसंद है, तो वही किताबें आपको दिखाई जाती है कि नई किताब आ गई है। तो उनको पता है हम कैसे सोचते हैं, ऐसी हमारी क्या प्रेफरेंसेज होंगी, हम किससे शादी करना चाहते हैं, ये भी वो बता देंगे कि हम किस फोटो को देखकर हमको अच्छी लगती है लड़की, और किस फोटो को देखकर हमको अच्छी, कौन सी चीजें हमको अच्छी लगती है लड़की में, किस लड़की में कौन सी अच्छी लगती है, कौन सी नहीं लगती। वो जैसे हम किस किताब को पढ़ते समय कौन से पैसेजेस पढ़ने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसमें हम उत्तेजना होती है, किसमें देखकर हमें फियर पैदा होता है। तो ये सारे जो फीलिंग्स हमारी बनने वाली है, ये जो बनती है, इन सारी फीलिंग्स को ये एल्गोरिथम के द्वारा नियंत्रण किया जाएगा। इसलिए फ्री विल जो लिबर्टी है वो हमारी समाप्त होने के कगार पर है। जो हम मध्य युग से एक स्लेवरी से निकले थे और स्वतंत्र रहे थे, तो वो 300-400 साल तक स्वतंत्र रहे। आने वाला समय हमारी स्वतंत्रता के लिए बहुत घातक है, ये इसका कहना है। अब मेरा इसमें ये कहना है थोड़ा सा कि ये बात जो हरारी करता है वो मूल रूप से पश्चिम के सोसाइटी को ध्यान में रख के करता है। उसको ईस्टर्न के बारे में नॉलेज बहुत कम है। जैसे भारत में हम उदाहरण लूं मैं, हम तो आज भी फ्री विल हम अप्लाई नहीं करते हैं। आज भी हम, आप देखें हजारों लाखों लोग हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी है जो शादियां अरेंज मैरिज करती है, जन्मपत्र दिखाती है। हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम जन्मपत्र दिखाने जाते हैं, वही हम क्या करें, इसमें क्या निर्णय ले। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े राजनेता
बड़े बड़े फिल्म स्टार, जिनमें भी जो भी अनसर्टेनिटीज में हैं, और अधिकतर बड़े लोग अनसर्टेनिटी में होते ही हैं कि एक सेकंड में अगर फिल्म हिट हो गई तो आप अरबपति बन गए, करोड़पति, और फिल्म आपकी डूब गई तो आप कंगाल हो जाओगे। और फिल्म डूबेगी या तैरेगी, इसका कोई रेशनल क्राइटेरिया नहीं है। ये सिर्फ फीलिंग पर है कि लोगों को पसंद आ गई गदर 2 तो चल गई, और 10 दिन तक पसंद आई तो 10 दिन तक चल गई, 11वें दिन बिल्कुल खत्म हो गई, नीचे आ गई, तो पता नहीं पड़ता। तो ये फीलिंग पर आधारित है। शोले फिल्म थी, पहले 10 दिन चली नहीं, डूबने वाली थी, फिर धीरे धीरे लोगों ने डायलॉग बोलने शुरू किए तो फिर वो पिक्चर सुपर हिट हो गई, आज तक हिट है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, इसके लिए आदमी अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है कि निर्णय कैसे ले, इसलिए वो जन्मपत्री दिखाने जाएगा, इसलिए वो किसी की सलाह लेगा। तो हमारे यहाँ तो एआई की आवश्यकता नहीं है, यानी ये कह रहा है एआई आने पर हमारी स्वतंत्रता खत्म होगी। हमने तो पहले ही खत्म कर रखी है। हम तो पहले ही अपनी स्वतंत्रता को हमने पंडित जी के यहाँ दे रखा है। हमने जन्मपत्री को, भगवान को, मंदिर में उनको हमने दे रखी है अपनी स्वतंत्रता कि भाई हमारे निर्णय बोले, हमसे निर्णय नहीं हो सकता है। बिकॉज निर्णय लेने में जो प्रॉब्लम आती है, वो जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि नो वन वांट्स टू बी फ्री बिकॉज फ्रीडम इन्वॉल्व्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नो वन वांट्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस। एवरीबडी वांट्स टू पास द पक। कि स्वतंत्र रहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि स्वतंत्र रहने पर जो निर्णय लिए जाते हैं उसका परिणाम भी हमको भोगना पड़ेगा, लेकिन परिणाम हम भोगने से डरते हैं। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं किसी दूसरे पर ब्लेम डाला जाए, किसी दूसरे को ब्लेम डाल दें तो हम को अच्छा लगता है। जैसे वो कौन सी काजल फिल्म में थी ना, वो राजकुमार ने गाना गाया था कि मुझको मालूम है कि बर्बाद तुम्ही ने किया है, जो एक वो जाता है गाना सुनने, लेकिन मुझे मालूम है कि बर्बाद तुम्ही ने किया है, लेकिन ये इल्जाम किसी और के सर आ जाए तो अच्छा है। तो हम हमेशा सोचते हैं कि मेरे पे नहीं आए, दूसरे पे आए तो हम थोड़ा सेफ फील करेंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट हरारी दे रहा है कि आने वाला समय हमारी इस स्वतंत्रता को, जो कि पश्चिम के हिसाब से हर व्यक्ति के पास है, इंडिविजुअलिस्ट फिलोसॉफी है, लाइफ है वहां पर, भारत में तो नहीं है, बहुत से अफ्रीकन देशों में नहीं है, लेकिन अगर उसके हिसाब से भी सोचें पश्चिम के हिसाब से, तो जो इंडिविजुअलिस्ट लाइफ है, फ्रीडम वो खत्म होने वाली है, क्योंकि मशीन वो निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने वाली है। और 2050 तक आते आते निर्णय हमारे बारे में भी निर्णय हम नहीं लेंगे, चाहे शरीर के बारे में हो, चाहे जॉब के बारे में हो, चाहे विवाह के बारे में हो, चाहे पढ़ने के बारे में हो, वो निर्णय मशीनें लेने वाली है। और मशीनें भी गलती करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, लेकिन वो फिर भी मनुष्य से बेहतर होने वाली है। और वो एक खतरा होगा जब मनुष्य दास बन जाएगा मशीनों का।